गाइस, वेलकम बैक टू बेसिक एजुकेशन। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है प्री कंसेप्शनल केयर। ये जो टॉपिक है वो ओबीजी का टॉपिक है और ओबीजी जो है बीएससी नर्सिंग फोर्थ का सब्जेक्ट है। यहाँ पे जीएनएम जो है उसमें भी आप पढ़ने को मिलेगा और एएनएम जो सेकेंड ईयर है उसमें भी आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो जान लेते हैं प्री कंसेप्शनल केयर क्या होती है। कंसेप्शनल का मतलब होता है जब एक लेडी प्रेगनेंसी को कंसीव करती है तो उसका मतलब होता है कंसेप्शन। प्री मतलब प्रेगनेंसी को कंसीव करने के पहले की जो अवस्था होती है उसको प्री कंसेप्शनल केयर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि इट इज द काउंसलिंग प्रोवाइड टू अ कपल बिफोर द कंसेप्शन which is aimed at assessing and modifying the biomedical, environmental, behavioral and social risk to the pregnancy outcome through the appropriate preventive and therapeutic efforts। प्री कंसेप्शनल केयर क्या होता है, यहाँ पे लिखा है कि ये एक तरीके की काउंसलिंग होती है जो कपल्स को प्रोवाइड की जाती है। कब कराई जाती है? कंसेप्शन के पहले जो काउंसलिंग कपल्स को प्रोवाइड कराई जाती है, इसका एम क्या होता है ताकि जो भी बायोमेडिकल, इन्वायरमेंटल, बिहेवियर और सोशल रिस्क है उस चीज़ से हम क्या कर सके, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सके। ठीक है, और उसके लिए थेरापेटिक एफर्ट्स दे सके। यानी एक मेंटली प्रिपरेशन बहुत ही जरूरी होता है एक फीमेल को या जो कपल्स होते हैं प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए। ठीक है, या फिर उसमें सारे जो चीज़ें होती है टेस्ट कराई जाती है ताकि ये लायक है कि नहीं है, क्या इससे फीटस को या जो मैटरनल है यानी माँ जो है उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। इसलिए प्री कंसेप्शनल केयर जो होता है बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि आगे आने वाली जो रिस्क हैं उसको कम किया जा सके और उन्हें ट्रीट किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है, इन द एब्सेंस ऑफ प्री कंसेप्शनल केयर एंड काउंसलिंग इफ अ वुमन हैविंग एनी एडवर्स factor becomes pregnant that it is not possible to correct it by antenatal care। देखो, एंटीनेटल केयर दी जाती है प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद जो केयर होती है वो एंटीनेटल केयर होती है, पर प्रेगनेंसी कंसीव करने के पहले जो काउंसलिंग होती है वो प्री कंसेप्शनल केयर होती है। अब यहाँ पे पॉइंट में लिखा है कि अगर प्री कंसेप्शनल केयर या फिर जो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग है अगर एक वुमेन को नहीं देंगे तो इससे क्या हो सकता है, एडवर्स इफेक्ट हो सकता है और बाद में इसको एंटीनेटल केयर देते हैं तो उस वक्त उसको करेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए पहले ही से प्री कंसेप्शनल केयर बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एज जनरली फर्स्ट एंटीनेटल विजिट इट इज डन एट 3rd और 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एंड द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज ओवम हैज स्टार्टेड वेल बिफोर इट। क्या होता है कि एंटीनेटल जो होते हैं विजिट कराई जाती है, टोटल 4 विजिट होती है। ठीक है, और जो विजिट होती है WHO के अकॉर्डिंग टोटल 4 विजिट होती हैं, पर ऐसे जो टोटल विजिट होती है वो 13 विजिट होती है, करानी बहुत ही ज़रूरी होती है। ठीक, पर यहाँ पे लिखा है कि जनरली जो एंटीनेटल विजिट होती है यानी प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद जो है लेडीज़ को बुलाया जाता है, उसका असेसमेंट किया जाता है, फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह टेस्ट वगैरह होते रहते हैं। ठीक है, एंटीनेटल विजिट में तो जो विजिट होती है वो 3 से जो 4थे मंथ होती है प्रेगनेंसी की उसमें अक्सर कराई जाती है ताकि देखा जा सके कि जो फर्टिलाइज ओवम है वो अच्छे से स्टार्ट हो गया है कि नहीं हो गया है, या उनका डेवलपमेंट जो है अच्छे तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस चीज़ को असेस करने के लिए एंटीनेटल विजिट बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के, यानी काउंसलिंग तो करा रहे हैं पर इसका ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या होता है, क्यों कराते क्यों है। फर्स्ट पॉइंट है कि टू एंश्योर दैट द वुमेन इज एज हेल्दी एज पॉसिबल बिफोर कंसेप्शन टू प्रमोट वेल बीइंग ऑफ हर सेल्फ एंड हर बेबी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड आफ्टर बर्थ में। तो टू एंश्योर दैट द वुमेन इज एज हेल्दी एज पॉसिबल बिफोर कंसेप्शन, इस बात का सुनिश्चित करने के लिए कि प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले, कंसेप्शन से पहले वुमेन जो है हेल्दी रहे, टू प्रमोट वेल बीइंग ऑफ हर सेल्फ एंड हर बेबी, ताकि जो खुद यानी जो माँ है और जो बेबी दोनों की जो हेल्थ है वो सही रहे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर बर्थ, प्रेगनेंसी के दरमियान भी और जन्म देने के बाद भी जो उनकी हेल्थ है वो सही रहे। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट है कि टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द कपल्स स्पेशली टू द वुमेन रिगार्डिंग प्रिकॉशंस टू बी केप्ट इन माइंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड टू क्लियर देयर डाउट्स। यानी इसलिए भी जो कंसेप्शनल केयर होते हैं या जो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग होते हैं वो इसलिए देते हैं ताकि जो कपल्स हैं उनको इन्फॉर्म किया जा सके कि कोई भी प्रिकॉशंस क्या लेना है उनके माइंड में, या कोई भी उन्हें डाउट है प्रेगनेंसी से रिलेटेड तो वो अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, या प्रेगनेंसी को लेकर कोई भी डाउट है तो अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं जो कपल्स होते हैं। तो इसलिए प्री कंसेप्शनल केयर और प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग बहुत ही ज़रूरी होता है। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से प्री कंसेप्शनल केयर या जो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग होती है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, पहला मेन काम जो होता है हिस्ट्री टेकिंग, यानी पेशेंट की पूरी डिटेल में
हिस्ट्री लेते हैं उस वुमेन की। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं, वुमेन को काउंसलिंग करते हैं, मेडिकल जो भी कोई भी प्रॉब्लम अगर पहले उसने लिया है कोई भी मेडिसिन उस चीज़ से रिलेटेड, और इम्यूनाइजेशन के बारे में, फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन यानी कितना लेना चाहिए, और कोई भी जेनेटिक डिजीज है उस चीज़ से प्रिवेंशन, उसका ट्रीटमेंट कैसे लेना है, और स्मोकिंग नहीं करनी है, अल्कोहल यूज़ नहीं करना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है जो लेडी है। इसके अलावा कौन कौन से प्रिकॉशंस उसके अपने माइंड में रखने चाहिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, इन सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन उस कपल्स को या जो लेडी है उसको हम देते हैं। ठीक है, तो पहला ये तो शॉर्ट में हो गया, तो हम जानेंगे पहला है कि हिस्ट्री टेकिंग, यानी हिस्ट्री में क्या क्या लेते हैं। पहला होता है ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री, इसमें उसकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं। ठीक है, इसमें है कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रीवियस प्रेगनेंसी, डिलीवरी एंड पोस्टमार्टम पीरियड इफ एनी। देखो इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि उसकी अगर उसने पहले से प्रेगनेंसी कंसीव की है तो उसके बारे में, डिलीवरी कैसी हुई थी, या पोस्टमार्टम पीरियड जो था वो कैसा था, अगर हो चुका है यानी अगर उसकी सेकेंड या तीसरी बार जो उसकी प्रेगनेंसी कंसीव किया तो उस चीज़ से, उसकी पहली जो प्रेगनेंसी थी उस चीज़ से रिलेटेड हम उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसके प्रेगनेंसी से रिलेटेड, डिलीवरी या पोस्टमार्टम पीरियड जो था उस चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ सिजेरियन सेक्शन इफ एनी, यानी अगर उसने पहले प्रेगनेंसी पहले कभी कंसीव की है, यानी एक बच्चा है या दो बच्चे हैं उसके, तो जो बच्चे हुए थे वो नॉर्मल डिलीवरी से हुई थी या सिजेरियन सेक्शन से हुई थी, उस चीज़ के बारे में हम डिटेल हिस्ट्री लेते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री रिगार्डिंग बर्थ, वेट, इम्यूनाइजेशन, स्टेटस, ड्यूरेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ प्रीवियसली बोर्न चाइल्ड या चिल्ड्रन, जो पहले बच्चा हुआ था उसका बर्थ वेट कितना था, इम्यूनाइजेशन हुआ था कि नहीं हुआ था, और ब्रेस्ट फीडिंग कैसी थी, कितने वक्त तक पिलाई जाती थी। ठीक है, तो हर एक चीज़, हर एक इन्फॉर्मेशन उससे लेते हैं प्रीवियस चाइल्ड के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें हिस्ट्री रिगार्डिंग कंसेप्टिव यूज, कौन सा कंसेप्शन उसने यूज किया है। हिस्ट्री ऑफ एनी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कोई एसटीडी तो नहीं थी उसको पहले, या अगर थी तो ट्रीटमेंट क्या लिया गया, प्रोग्नोसिस क्या थी। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ एनी गायनेकोलॉजिकल डिजीज, ट्रीटमेंट टेकन एंड प्रोग्नोसिस, कोई क्या उससे कोई भी गायनेकोलॉजिकल डिजीज हुई थी जैसे कि पीआईडी वगैरह हो गया। ठीक है, कोई भी गायनेकोलॉजिकल डिजीज हुई है तो उस चीज़ से रिलेटेड रिगार्डिंग हिस्ट्री लेते हैं, अगर हुई है तो उससे ट्रीटमेंट क्या हुई थी, कौन सी ट्रीटमेंट हुई थी, और क्या प्रोग्नोसिस क्या था। ठीक है, ये सारी चीज़ों का हिस्ट्री लेते हैं। तो ये था हमारा ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री। नेक्स्ट है मेडिकल एंड सर्जिकल डिजीज हिस्ट्री। यहाँ पे उसकी हम पहले अगर कभी सर्जिकल या मेडिकल हिस्ट्री हुई है या डिजीज हुई है तो उस चीज़ से रिलेटेड हम हिस्ट्री लेते हैं, जैसे कि एज ऑफ ऑनसेट ऑफ डिजीज, अगर डिजीज हुई थी तो उसका एज क्या था। ठीक है, कितने समय तक था और सिवियरिटी क्या थी उस डिजीज की। ठीक, और क्या जो पेशेंट थी वो हॉस्पिटलाइजेशन हुई थी कि नहीं हुई थी, कितने समय के लिए हुई थी, वो सारी चीज़ों का डेटा कलेक्ट करते हैं। ट्रीटमेंट क्या हुआ था, और सर्जरी हुई थी तो कौन सी सर्जरी थी, किस टाइप की सर्जरी थी, ये सारी चीज़ें हम इन्फॉर्मेशन जो है लेते हैं उस प्रेग्नेंट कंसीव करने से उस लेडी को। ठीक है, पहले ही लेते हैं इस चीज़। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में हम लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड देखते हैं, एज ऑफ मिनर के पहली बार उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल थी वो कब आई थी, मेंस्ट्रुअल साइकिल की फ्रीक्वेंसी देखते हैं कि कितनी बार आती है, कितने जल्दी आ जाती है। ठीक है, 20 दिन में आती है, 25 दिन में आती है, 30 दिन में आती है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग, अगर जो ब्लीडिंग होती है उसका ड्यूरेशन क्या है, कितने वक्त तक रहता है, और कोई मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर तो नहीं है। ठीक है, इन सारी चीज़ों का हम हिस्ट्री लेते हैं। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री लेते हैं। फैमिली हिस्ट्री में हम फैमिली की हिस्ट्री को, मतलब फैमिली जो डेटा है उसको कलेक्ट करते हैं, जैसे कि चेक करते हैं कोई भी हेरिडिटरी डिजीज या क्रोनिक डिजीज तो नहीं है कोई भी फैमिली में, या हाइपरटेंशन कभी किसी को रहा तो नहीं है, डायबिटीज, मेलाइटस, मल्टी प्रेगनेंसी जो होते हैं वो तो किसी फैमिली मेम्बर में तो नहीं थी। मतलब प्रीवियस जो हेरिडिटरी डिजीज है उस चीज़ के डेटा को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में हम देखते हैं कि शादी कब हुई थी, ड्यूरेशन ऑफ मैरिज, देन स्मोकिंग हैबिट तो नहीं है, एल्कोहलिज्म तो नहीं है पेशेंट, टोबैको तो यूज़ नहीं करती, और किसी भी स्पेसिफिक ड्रग से ड्रग एलर्जी तो नहीं है। इन सारी चीज़ों का हिस्ट्री है जो कलेक्ट करते हैं। फोर्थ पॉइंट, सॉरी इसमें 6 पॉइंट जो है, इसमें इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग होम एंड वर्क प्लेस इन्वायरमेंट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड, मतलब अगर जिस माहौल में रहती है, जिस घर में रहती है, वो उसका माहौल इन्वायरमेंट कैसा है, या अगर फीमेल अगर कहीं वर्किंग वुमेन है, कहीं काम करती है तो वहाँ का माहौल कैसा है, उस चीज़ का डेटा लेना ही बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है वो भी कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी को जो है अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जहाँ वुमेन है काम कर रही होती है वर्क प्लेस पे, इसलिए वहाँ का भी इंफॉर्मेशन लेना ही बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये रहा हमारा पूरा हिस्ट्री कलेक्शन। जो सेकंड चीज़ है वो करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन और लेबोरेटरी टेस्ट। फिजिकल एग्जामिनेशन में पूरी उसकी पहले हिस्ट्री टेकिंग लेने के बाद उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन लेते हैं, करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे लेबोरेटरी टेस्ट भी करते हैं।
इसके अलावा जो CBC है, HIV टेस्ट है, रूबेला टेस्ट है, ब्लड शुगर टेस्ट है, ये सारी चीज़ें करते हैं ताकि प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। पॉइंट 3 है कि टू काउंसिल टू वुमेन रिगार्डिंग मेडिकल प्रॉब्लम प्रेजेंट इन हर। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम, तो उसको हम लोग काउंसलिंग करते हैं। जैसे कि अगर हाइपरटेंशन है तो हम क्या करेंगे कि वेट रिडक्शन के लिए उसको काउंसलिंग करेंगे। कि अगर वो ओबेस वुमेन है तो ओबेस मतलब अगर मोटापा ज़्यादा है तो क्या होता है, जब प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उस लेडी को पहले से सलाह दिया जाता है कि अपने जो वेट है वो कम करे अगर ओबेस है तो। ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि जो वुमेन की एब्डोमेन है कितना प्रोटीन निकला है, या बेबी का वेट है प्रेगनेंसी के दौरान कितना होता जा रहा है, बेबी का ग्रोथ कैसा है, उस चीज़ से हम पता कर पाएंगे। अगर ओबेस हो तो हमें पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिल सकता है। इसलिए अगर हाइपरटेंशन है तो लेडी को काउंसिल करेंगे वेट को रिडक्शन करने के लिए, रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए, डाइटरी मॉडिफिकेशंस के लिए, और वुमेन शुड बी एग्जामिन फॉर एसोसिएटेड प्रॉब्लम। अगर हाइपरटेंशन से कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम है, एसोसिएटेड प्रॉब्लम है, उस चीज़ को भी एग्जामिन करने को बोलेंगे। अक्सर हाइपरटेंशन में रेटिनोपैथी देखने को मिलता है। ठीक है, तो कोई भी डिजीज है, कोई भी डिसऑर्डर है, उस चीज़ से एसोसिएटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, उस चीज़ को भी असेस करना है, एग्जामिन करना है। नेक्स्ट है अगर डायबिटीज मेलिटस है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, काउंसलिंग करना है। अस्थमा है तो भी काउंसलिंग करना है, और थ्रोम्बोफिलिया है तो भी काउंसलिंग करना वही बहुत ही ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने के पहले। नेक्स्ट पॉइंट है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन जो होता है, इफ द वुमन हैज नॉट बीन इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट रूबेला एंड हेपेटाइटिस वैक्सीन देन दिस शुड बी गिवन एडवाइस वुमेन रिगार्डिंग द 2 डोजेज ऑफ TT वैक्सीन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी विद एन इंटरवल ऑफ 1 मंथ। ठीक है, अगर उसने जो एक तो वुमेन को हेपेटाइटिस की जो वैक्सीन होती है, रूबेला की वैक्सीन लेना ही बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो TT वैक्सीन होती है उसको भी लेना ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने के पहले, और उसके कंसीव करने के 1 महीने बाद भी जो है ले सकती है अगर छूट गया है तो। ठीक है, 5वां जो पॉइंट है फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। एक वुमेन को फोलिक एसिड बहुत ही ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी जब उसने कंसीव कर लिया है तो। ठीक है, क्यों करना जरूरी है, ताकि कोई भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है जो बेबी है उनमें हो सकता है, तो उस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए फोलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन बहुत ही ज़रूरी होता है। नियरली 25% चांसेस हैं कि अगर उसने फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन नहीं लिया है तो उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है। जैसे कि बेबी में देख सकते हो क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट होता है। ठीक है, या फिर मेनिंजोसिल, मेनिंजोमायोसिल वगैरह, ये सारे कंडीशंस जो है देखने को मिल सकते हैं। इसलिए फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन बहुत ही ज़रूरी होता है। डेली 4 to 5 mg डेली जो है इतनी लेनी है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिजीज। कोई भी जेनेटिक डिजीज है उस चीज़ से प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट लेना है, उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा एवॉइडेंस ऑफ स्मोकिंग एंड यूज ऑफ एल्कोहल। उसको हम क्या बताएंगे कि कोई भी एल्कोहल या स्मोकिंग का यूज़ नहीं करना है, एल्कोहल का कंजप्शन नहीं करना है, या फिर स्मोकिंग एंड यूज ऑफ एल्कोहल। ठीक है, साइको एक्टिव सब्सटेंस हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ वुमेन एंड हर फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कोई भी साइको एक्टिव सब्सटेंस यूज नहीं करना है, इससे प्रेगनेंसी के दरमियान फीटस के ऊपर इसका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। इसके बारे में हम उसको काउंसलिंग करते हैं, जो लेडी है जो पहले प्रेगनेंसी कंसीव करने वाली है उसके पहले ये सारी चीज़ें हम उसको बताते हैं। नेक्स्ट जो होगा साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो लेडीज़ होती है वो मेंटली रेडी नहीं होती, प्रिपेयर नहीं होती प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, तो उसके लिए बहुत ही होना ज़रूरी है। या फिर अगर प्रेगनेंसी कंसीव भी करना चाहती है तो बहुत सारे प्रॉब्लम होती है कि बेबी का ग्रोथ कैसे होगा, बेबी की पढ़ाई, उसके फ्यूचर तक की पूरी चीज़ें वो सोच ली होती है। ठीक है, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी जो लेडीज़ होती हैं उनमें वही होता है कि अगर हम प्रेगनेंसी कंसीव कर लेंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, कैसे दिखेंगे, पूरी मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसकी साइकोलॉजी को अफेक्ट करती है। इसलिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसे बताना होता है कि उस लेडी को खुश रहना, स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है 9 पॉइंट की टू डिस्कस रिगार्डिंग प्रिकॉशंस टू बी केप्ट इन माइंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर उसने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया तो बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं जो उसको माइंड में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे कि डाइटरी एडवाइस, अच्छा डाइट लेना है। ठीक है, और एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप, रेस्ट लेना है, स्लीप लेना है। एडवाइस रिगार्डिंग केयर ऑफ ब्रेस्ट की भी केयर करनी है। और आयरन फॉलिक एसिड की टेबलेट लेनी होती है, 100 डेज तक लेनी होती है। और TT इम्यूनाइजेशन लेना है, टिटनस का जो होता है। और एडवाइस रिगार्डिंग क्लोथिंग, कपड़े कैसे पहनने चाहिए, हाइजीन कैसे मेंटेन करना है। अवॉइडेंस ऑफ द वुमेन नॉट टू यूज एनी ड्रग, कोई भी प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी मेडिकेशन यूज नहीं करना है जब तक से उससे जो डॉक्टर है प्रिस्क्राइब ना करे। ठीक है, विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेना है कोई भी ड्रग्स, क्योंकि उससे बच्चे के ऊपर
एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एडवाइस रिगार्डिंग फैमिली प्लानिंग के भी बारे में बताना, जैसे कि उसने अभी प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है, एक बेबी हो चुका है, तो सेकंड बेबी अगर वो करना चाहती है तो उसका ड्यूरेशन कितना, बीच में गैप कितना होना चाहिए, 3 साल होना चाहिए, 4 साल होना चाहिए, जो भी डॉक्टर है वो बताएगा कि फैमिली प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी होता है। एक तो बेबी के लिए भी होता है ताकि पहली बेबी की जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही तरीके से कर सके जो लेडी है। इसके अलावा खुद की हेल्थ की भी, तो मतलब जो खुद की हेल्थ है उसके लिए भी जरूरी होता है कि मान लो उसके लिए जो बॉडी है फीमेल की वो प्रिपेयर है कि नहीं है सेकंड बेबी के लिए, ठीक है। इसलिए फैमिली प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके अलावा लास्ट में जो करते हैं जनरल काउंसलिंग करते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से जो है हमने देखा कि किस तरीके से जो है प्री कंसेप्शनल केयर दी जाती है, यानी एक प्रेगनेंसी कंसीव करने के पहले वुमेन को काउंसलिंग की जाती है, उन्हें केयर की जाती है, बताई जाती है कि कौन कौन सी चीज़ें लेनी है और कौन कौन सी चीज़ें से बचना है। सो इस तरीके से हमने देखा है। सो आज के लिए इतना ही। ऐसे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।